हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं रौनक साहब की वीडियो। दोस्तों, इस तस्वीर में जिस लड़के को आप देख रहे हैं इसका नाम ओसामा है। ये पाकिस्तानी लड़का 24 नवंबर 2008 को 15 दिन के वीजा पर भारत आया था। उसके बाद उसने वीजा की लिमिट बढ़वा ली। बाद में ये बालक ओसामा भारत में ही रुक गया। कश्मीर के उरी में रहते हुए इसने अपना आधार कार्ड बनवाया, वोटर कार्ड बनवाया, राशन कार्ड बनवाया। भारत में रहकर इसने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर ली। कुछ दिन बाद ये डिग्री लेकर इंटरव्यू भी देने जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि ये इंटरव्यू देकर कश्मीर का मुख्यमंत्री बन पाता, पहलगाम हादसा हो गया। ऑर्डर आया कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं वो जल्दी देश छोड़कर चले जाएं। तब जाकर इस नन्हे ओसामा के करिश्मे की कहानी सामने आई। हमने वोट भी कास्ट किया। हमारे हर डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? आप इमेजिन करके देखिए, एक पाकिस्तानी 17 सालों से भारत में रह रहा है, उसने भारत का आधार कार्ड बनवा लिया है, वोटर कार्ड बनवाकर चुनाव में वोट भी डाल दिया, यहाँ रहकर सारी जिंदगी पढ़ाई भी कर ली, और अब जाकर पता लगा कि ये बंदा तो भारत का है ही नहीं। और ये सब उस स्टेट में हो रहा है जिसमें हर वक्त पाकिस्तानी आतंकवाद का खतरा बना रहता है। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि दुनिया के किसी और देश में इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है क्या? और ऐसी एक दो नहीं, हजारों कहानियां हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि धर्मशाला हिमाचल में किसी शहर का नाम नहीं, बल्कि पूरा देश ही धर्मशाला है, जहां कोई भी कहीं से भी मुंह उठाकर घुस आता है और फिर उसका पता चलता भी नहीं कि वो कहां से आया और कहां गया। और सबसे ज्यादा गुस्सा पता किस बात का आता है? ये सब उस बेशर्म और नालायक मुल्क की तरफ से हो रहा है जिसका फौजी जनरल ये दावे करता है कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते। वो ये दावे करता है कि उसके पुरखों ने 2 नेशन थ्योरी क्यों दी थी। उसको ये लगता है कि उसकी कौम हिंदुओं से कहीं ऊंची है, लेकिन उसी के देश की खुद की औकात ये है कि आज इसके लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है, तो उसके नागरिक खुद ही गिड़गिड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि माई बाप चाहो तो जेल में डाल दो, लेकिन हम वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। 2007 में आपकी शादी हुई, उसके बाद से आप कितनी बार पाकिस्तान गए? मैं एक बार भी नहीं गई। एक बार भी नहीं गए। और कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं मेरे। क्या बोला तूने? 8 बच्चे हैं मेरे। तो देखा आपने बॉर्डर पार से क्या खेल चल रहा है। ऐसे ही कश्मीर और पाकिस्तान के खेल के बारे में मेजर LS चौधरी से एक पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, देखना जरूर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा किस्सा सुनिए आप। जम्मू कश्मीर में CRPF के जवान है मुनीर अहमद ने ऑनलाइन एक पाकिस्तानी महिला मीनल खान से वो मिले, उसके बाद नजदीकियां बढ़ी, दोनों ने शादी का फैसला किया। मुनीर अहमद इसके लिए अपने विभाग से इजाजत लेने के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन विभाग इजाजत नहीं देता है। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद मुनीर अहमद मीनल खान से व्हाट्सएप पर शादी कर लेते हैं। इसके बाद मीनल भारत आ जाती है। मीनल खान का वीजा इस साल 25 मार्च को खत्म हो जाता है, लेकिन वो तब भी वापस नहीं जाती। बाद में पता चलता है कि मुनीर अहमद ने ये सारी बातें अपने डिपार्टमेंट से छिपाई थी। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर मीनल को पाकिस्तान डिपोर्ट करने से रोक दिया गया। वीज़ा अप्लाई किया था लेकिन नहीं था हो रहा। 9 साल तक हमने इंतज़ार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। क्या बोला तूने? फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मतलब ये सोच सोच कर ही मेरा सिर घूम जा रहा है कि कश्मीर में तैनात एक CRPF जवान पाकिस्तानी महिला से ऐसे शादी कर लेता है, और उसके बाद इस बात की जानकारी उसके डिपार्टमेंट को भी नहीं होती। डिपार्टमेंट की तरफ से इस शादी पर ऑब्जेक्शन भी आता है, बावजूद इसके CRPF जवान मुनीर अहमद बिना विभाग को बताए शादी कर लेता है। और ये सब उस स्टेट में हो रहा है जो टेररिज्म, आतंक के लिहाज से सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। आपको याद होगा इसी कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमले में 14 फरवरी 2019 को CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। मगर इसी कश्मीर में CRPF का एक जवान बिना किसी को बताए पाकिस्तानी महिला से शादी कर लेता है, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हो रही है ये हो क्या रहा है। हैरानी की बात पता क्या है, ऐसे जितने भी मामले हैं जिनमें लोग जबरदस्ती इस तरह रुके हुए हैं, जब इन्हें वापस भेजा जा रहा है तो ये लोग ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हैं जैसे इनके साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, जैसे किसी दूसरे मुल्क में बिना वीजा के रुकना इनका हक हो। हद है मतलब बेशर्मी की। आप इन मैडम को सुनिए, 45 दिन के टूरिस्ट वीजा पर इंडिया आई थी, 6 महीने से ज्यादा टाइम तक रुक गई है, और किसी अथॉरिटी को इसका पता भी नहीं लगा। और जब वापस भेजने की बारी आ रही है तो तेवर देखो। तो हमें उनसे जाके पूछा जाए इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला जा रहा है, हमें क्यों सजा दी जा रही है, हमारे साथ जो हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है। इसी तरह कराची की रहने वाली एक चची तो 41 साल से भारत में रह रही थी। ताजा पड़ताल में चाची भी धर ली गई। अब रोग आकर ये बता रही है कि हमला तो पहलगाम में हुआ है, हमें वापस काहे भेज रहे हो, चाहो तो उन लोगों की टांगें तोड़ दो। मतलब एक पाकिस्तानी महिला 41 साल से भारत में रह रही थी और किसी ने खोज खबर ही नहीं ली। सवाल ये है कि ये लोग कैसे देश में आसानी से छिपा दिए जाते हैं या छिप जाते हैं, कोई इनके बारे में बताता क्यों नहीं? कौन है जो इनको इतना प्रोटेक्ट कर रहा है? एक और केस सुनो, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम लोगों ने इस देश को क्या बना रखा है। अमर उजाला की रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट बता रही है कि 11 नवंबर 2007 को भारत और पाकिस्तान का वनडे मैच देखने के लिए 32 पाकिस्तानियों ने वीजा अप्लाई किया था, और इन 32 लोगों में से 28 का आज तक कोई पता ही नहीं चला। ये 28 लोग गायब हैं।
इनका भी पता तब चला जब पहलगाम के बाद इन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने की बारी आई। मतलब 18 साल तक ये लोग कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, ये वापस गए या नहीं गए, नहीं गए तो क्यों नहीं गए, ये किसी को नहीं पता चला। एक तरफ तो मुझे ऐसे लोगों पर तरस आता ही है जो अपना मुल्क मिलने के बाद भी भारत में जलील होने आ रहे, बताओ, और आज पैरों में गिरकर भीख मांग रहे हैं कि माई बाप हमें वापस जाने मत दो, हमको नहीं जाना है पाकिस्तान। पर मुझे अपनी अथॉरिटीज पर भी तरस आता है। भाई तुम लोग बताओ, तुम लोग कर क्या रहे हो, ये देश चल कैसे रहा है। दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, अगर किसी आदमी का वीजा खत्म हो जाता है ना किसी भी देश में, तो अथॉरिटीज चेक करती है कि वापस गया नहीं गया, नहीं जाने पर बहुत हैवी फाइन होता है, जेल तक हो जाती है, लोग डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। और हमारे यहाँ किसी को होश ही नहीं। फिर हम हैरान होते हैं कि फला अटैक क्यों हो गया, कैसे हो गया। मतलब पहलगाम अटैक के बाद ही सूरत और अहमदाबाद में 6000 ऐसे बांग्लादेशियों को ट्रेस किया गया है जो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे। उन्होंने बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया था, घर बना लिया था। जब मामला सामने आया तो वो सारा इंक्रोचमेंट गिराया गया। मतलब ये सब समझ से परे है दोस्तों। इतने सालों से हम ये सुन रहे हैं कि 2 करोड़ से ऊपर बांग्लादेशी इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं, लेकिन इतने सालों में उनमें से कितनों को डिपोर्ट किया गया, कितनों को भेजा गया, कितनों का डेटा इकट्ठा किया गया, ये भी नहीं पता। हम CA NRC की इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इतनी आसानी से ट्रेस किए जा सकते थे, जिन पर इतनी आसानी से एक्शन हो सकता था, वो क्यों खुले घूम रहे थे, ये समझ ही नहीं आ रहा। ये सारी बातें तो डराने वाली है, लेकिन एक और कहानी है जो सबसे ज्यादा डरावनी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त देश में ऐसी 5 लाख महिलाएं हैं जिन्होंने किसी पाकिस्तानी से शादी कर ली है, लेकिन वो भारत में रह रही है। उनका ये कहना है कि ऐसी महिलाओं को औसतन एवरेज 5 बच्चे, मतलब 25 लाख ऐसे बच्चे जिनके पिता पाकिस्तानी है, और इनमें से बहुत सारे बच्चों के साथ वो भारत में भी रह रहे हैं। ये अपने आप में कितना खतरनाक है, सोच कर देखिए। जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है, उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। अब जब ये मामले सारे सामने आ रहे हैं ना, तो लोगों में भारी गुस्सा है। लोग बोल रहे हैं कि ये तो सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है। इस तरह की शादी के बाद जो भी पाकिस्तानी लड़कियां या उनके शौहर भारत आ रहे हैं या रुक गए हैं, या जिनके शौहर भारत आते रहते हैं, उनमें अगर 1% भी किसी खराब नीयत से भेजे गए हैं तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। क्योंकि दुनिया भर में जहां भी खुफिया एजेंसीज अपने एजेंट अपने दुश्मन देशों में भेजती हैं, वहां जाकर वो एजेंट तो लोकल लोगों से शादी तक कर लेते हैं, उन देशों में जाकर वो नौकरियां करते हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं। हमारे केस में फर्क ये है कि भारत आकर किसी पाकिस्तानी एजेंट को शादी करनी हो तो उसके लिए तो उसे कोई एफर्ट भी नहीं करना है। लेकिन जो भी शख्स इस तरह से भारत में आ रहा है, उसका मोटिव क्या है, उसे किसने भेजा है, ये कैसे पता लगा जा सकता है। और फिर वो शख्स अगर भारत में रुक रहा है और देश भर में घूम रहा है, तो ये तो और बड़ा थ्रेट है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आधा % भी इस तरह के केस हैं तो आप ये कैसे पता लगाएं, और अगर पता नहीं लगा पा रहे हैं तो बहुत बड़ा डेंजर, बहुत बड़ा खतरा है। और अश्विनी उपाध्याय जी उसी खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। कभी आपने सुना कि अमेरिका या सिंगापुर या जापान या चीन के किसी महिला ने भारत में आके शादी किया हो और वहां की नागरिकता ले रखी हो? नहीं सुना होगा। लेकिन भारत में ऐसा हुआ है। 5 लाख महिलाएं, उनके 25 लाख बच्चे, उनके लगभग 25 लाख नाती पोते, ये सिचुएशन आज की है। और एक आखिरी बात जो मैं पाकिस्तान के बेगैरत, बेशरम और जाहिल जनरल मुनीर से पूछना चाहता हूँ कि ये सब हो क्या रहा है भाई। मतलब अगर तुम्हारे हिसाब से या तुम जैसे जितने भी जिहादी पाकिस्तान में बैठे हैं उनके हिसाब से अगर मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, तो तुम्हारे मुल्क से इतने लाखों लोग भारत में क्या कर रहे हैं। तुम तो यहाँ तक बोलते हो कि भारत का मुसलमान भारत में खुश नहीं है, जबकि रियलिटी ये है कि तुम्हारे देश का मुसलमान भारत छोड़ने को राजी नहीं हो रहा। एक 22-23 साल का लड़का ये पूछ रहा है कि मैं क्या करूंगा पाकिस्तान जाकर, मेरी यहाँ पढ़ाई चल रही है। एक पाकिस्तानी औरत ये बोलकर अपने बच्चों को साथ लेकर नहीं जाती कि मैं उसे वहाँ उर्दू नहीं पढ़ाना चाहती। लोग ये बोल रहे हैं कि हमें जेल में डाल दो मगर हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मतलब पाकिस्तान भारत छोड़कर उस मुल्क में नहीं जाना चाह रहा है जो मुसलमानों के लिए बना था। इन सारे लोगों के जबरदस्ती भारत में रुके रहने का हमें गुस्सा तो है ही, साथ ही ये सारे लोग तुम्हारे मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी मार रहे हैं। और यही लोग क्यों, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि आज अगर हम बॉर्डर खोल दें तो पूरा पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आना चाहेगा। BCCI अगर एक आवाज लगा दे, सीटी मार दे ना, तो तुम्हारी पूरी क्रिकेट टीम रिटायरमेंट लेकर आज ही IPL खेलने आ जाए। अगर हम एक इशारा कर दें तो लाहौर से लेकर कराची तक हर आर्टिस्ट अपने मुल्क को लात मारकर हमारी फिल्मों में, हमारी वेब सीरीज में काम करने आ जाएगा। ये औकात है आपके उस मुल्क की जिसे आपके फोरफादर्स ने मुसलमानों के लिए बनाया था। ऐसा मुल्क जहां खुद वहां कोई मुसलमान नहीं रुकना चाहता, बताओ। और तुम कब समझोगे कि मजहब की बुनियाद पर मुल्क नहीं चला करते। मुल्क चलते हैं काम धंधों से, काम धंधे पैदा करते हैं पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोग आते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से,
लेकिन जब तुम्हारा सारा फोकस ही जिहाद की तरफ है, तुम हिंदुओं से नफरत करते हो, मदरसों की तालीम से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम्हारा वही हश्र होगा जो हो रहा है। यूं ही तुम्हारे लोग सऊदी में भीख मांगते पकड़े जाएंगे, यूं ही तुम्हारे लोग ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग बनाते फिरेंगे, यूं ही तुम्हारे लोग अमेरिका से लेकर यूरोप तक फटते फिरेंगे। खैर, अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि अब भी वक्त है, समझ जाओ, क्योंकि वक्त तो पूरा हो गया है। तुम्हारी 2 नेशन थ्योरी को 71 में पहले ही हम 3 नेशन में बदल चुके हैं। बस वेट करो जिस दिन पाकिस्तान के नाम पर तुम्हारे पास सिर्फ पंजाब बचेगा, और थोड़े टाइम बाद वो भी नहीं। यकीन नहीं हो रहा तो कुछ दिन और रुक जाओ और इस वीडियो को सेव करके रख लो। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट करके बताइए। उन अवैध पाकिस्तानियों के बारे में जो इतना जलील होने के बावजूद अपने मुल्क जाने को तैयार नहीं है। साथ ही बॉर्डर के पार जो शादी वाला गेम चल रहा है, वो अपने आप में कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, इसके बारे में भी आप जरूर अपनी राय कमेंट करके बताना। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी यार एक रिपोर्ट काफ़ी ना एक चुका देने वाली है, क्योंकि ये पहले भी एक डाटा मौजूद था और पहले भी ये चीज़ें एक एक्टिविटी एक होती रहती थी। बॉर्डर पार एक आना जाना और एक शादी का सिलसिला एक ज़रूर चलता रहता था, लेकिन तब ये चीज़ होती थी कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं बनता था, कोई ऐसा मामला नहीं बनता था जिससे एक हर चीज़ एक एक्टिव हो जाए। अब एक यूट्यूब से चैनल से लेकर ड्रामों से लेकर और एक स्टारों से लेकर भाई ये चीज़ तक सबको एक रगड़ा जा रहा है, चाहे जिसमें वो एक मुलव्वस हैं या नहीं है। अब देखो ना, एक पाकिस्तान की बात करें ना, तो इन पिछले 10 साल में हमने एक इतना एक सिस्टम के साथ लड़े हैं ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब कि एक पार्टी पीटीआई वो पूरी अभी तक भी एक जेल में बैठी हुई है इस सिस्टम के खिलाफ है, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हो गया जब से ये एक सिनेरियो बना है ना। हर एक पाकिस्तानी ऐसे ही है कि मतलब कि एक फटे ही जा रहा है कि हम वो कर देंगे, सारी चीज़ों को एक चेंज कर देंगे। जो बंदे अब 2024 का या 23 का डाटा उठाकर देख लेना, तो इतने लोग इधर पाकिस्तान से निकले हैं ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो एक अननोन तरीके से जाते हैं और गैर कानूनी रास्ता अपनाते हैं, भाई उसमें इतनी एक 20 लाख 10 लाख एक तादाद है जिन्होंने भाई पाकिस्तान एक छोड़ कर गए हैं। क्योंकि उसका रीज़न एक सबके सामने है, एक इधर एक सिस्टम नहीं अच्छा। हर बंदे एक ऐसे मतलब कि अब जंग का माइंड सेट रखता है और एक जहाद का माइंड सेट रखता है। एक सिस्टम नहीं अच्छा, एक इधर एक लॉ नहीं है, एक इंसाफ नहीं है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है, वो भी अगर है भी तो उसमें भी भाई ऐसी एक एक्टिविटी हो रही है कि बंदा सोच कर ही एक हैरान हो जाता है। उधर अगर कोई प्रोफेसर है तो भाई वो एक बच्चों के साथ ज्यादती कर देता है, अगर कोई एक सिक्योरिटी गार्ड है तो वो बच्चों के साथ पकड़कर उसको किडनैप कर लेता है कि चलो एक पैसा निकालो। तो इस हद तक ये एक सिस्टम भाई एक खराब चल रहा है पाकिस्तान में, और हर बंदा चाहता था कि मैं इधर से एक निकलूं। हाँ, तक के जो हमारे एक बड़े बिजनेसमैन हैं ना, जो कारोबारी हैं, उन्होंने भाई अपना एक कारोबार दुबई, सऊदीया और टर्की में एक सेट कर लिया था कि हमें इधर एक चीज़ सेट है, हम इधर एक इस कंट्री को एक टैक्स पे कर लेंगे, हाँ ना कि एक अपने मुल्क को। तो ये एक सिस्टम बहुत एक डरती था जिसके साथ हर एक पाकिस्तान की एक लड़ाई तो थी, लेकिन अब एकदम से भाई ये सब एक साइड पर हो गया कि चलो एक वार की एक माइंड सेट रखते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक नुकसान है। एक आस्ता आस्ता चीज़ें एक पीछे चलती जा रही हैं, लेकिन हमारा एक भाई सिस्टम नहीं रुक रहा, हमारा सिस्टम उसके पीछे ही एक लगा हुआ है। और यार कितने पाकिस्तानी एजुकेशन हमने एक निकाल रही है, कुछ भी नहीं निकाला। अगर ऐसा सीन चलता रहेगा तो भाई मामला बहुत खराब होगा। और अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें ना, तो इधर बहुत एक सिस्टम एक स्लो सिस्टम है, एक लेज़ी सिस्टम है। इतना उस ठीक है, एक इंडिया की इकोनॉमिक अच्छी है, पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत एक चलता है एक इकोनॉमिक पर दूसरों के कंट्रियों से पैसे लेकर, लेकिन हमारा सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम वो एक चीज़ें नहीं रोक सकते कि अगर कोई एक गैर कानूनी तरीके से रह रहा है तो हमने भाई उसको पकड़ कर ये नहीं बोलना कि भाई एक सही तरीके से अगर रहना है तो रहो, एक घूमने आए हो तो घूमो। लेकिन वो दूर दूर तक मुझे लगता है कि चीज़ अब नहीं रहेगी, ये चीज़ें अब सब एक ख़त्म हो जाएंगी। और जो अभी तक एक पाकिस्तानी शादी कर रहे हैं या उधर एक रह रहा है ना, तो वो एक इस सिस्टम से एक झेल चुके हैं कि हमने इस सिस्टम और इससे अंडर में एक रहना ही नहीं है। तो इसलिए भाई वो अब
चाहे उनको दूसरी कंट्री में फेंक दो, लेकिन वो पाकिस्तान आना एक नहीं कबूल करेंगे। बिल्कुल यार, एक उसामा वो जो कश्मीर वाला लड़का है ना, वो काफ़ी ईरान करने। देखो भाई कब से वो इंडिया में स्टे कर रहा है, जो जिसके पास आधार कार्ड है, एक वोट वो दे रहा है, वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे स्टडी कर चुका है और इतनी ज़्यादा वहाँ पर फैमिली सेटल है ना, बहुत ही ज़्यादा है, अनलिमिटेड है भाई। अब जब वो सर ने बताया कि एक मतलब 25 लाख तक लोग बनते हैं उनके, भाई बच्चे भी डाल दें या उनके जो हस्बैंड वो पूरी फैमिली को डाल लें तो 25 लाख तो तकरीबन वही बनते हैं। अब जो बाकी रह रहे हैं उनके लिए भाई एक उनका आप सोच लें। लेकिन जब ये निकालेंगे या वहाँ से ये निकलेंगे ही नहीं भाई, निकलेंगे यहाँ आएंगे तो ये फिर कहीं ना कहीं भाग जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, जो यहाँ से एक तंग होकर निकले हैं वो पाकिस्तान नहीं आते। और यहाँ से अब अगर अब भी इंडिया बोल देना भाई मैं इधर से, पूरे सारे लोग ही भाई निकल जाएंगे। जितना ज़्यादा यहाँ पर एक लोगों को तंग किया हुआ है, क्या क्या एक भाई एक जुल्म सहर है, एक मारना अलग है, उससे भी ज़्यादा भाई एक जुल्म। एक बिजली के बिल आप देख ले, एक इतनी महंगाई है, कोई चीज़ नहीं मिल रही, ऊपर से एक कोई कानून नहीं है। ये चीज़ें जब एक इंसान को नहीं मिलती तो वो भाई उसने वहाँ रह कर क्या करना है जब उसकी कोई कदर ही नहीं। और यही एक रीज़न है यहाँ से लोग निकले, यहाँ से भागे। उनको जैसे भी जाकर एक इंडिया में एक सेटल होना पड़ा, वो तो वहाँ पर हुए हैं। लेकिन ये वाला जो मामला अब उठा है ना, ये पहलगाम वाला, उसके बाद सब पता चल रहा है कि भाई वहाँ पे कौन कौन है। ऐसी ऐसी वीडियोस भाई निकल कर आ रही हैं कि लोग, वो तो ईरान करने वाले 41 साल से वो वहाँ पर इंडिया में रह रही हैं और अब उसको भाई एक वतन वापसी आना ही पड़ेगा चाहे। सीमा हैदर भी भाई काफ़ी तरले मिन्नतें कर रही थी कि मुझे ना भेजो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको उधर एक रहने देंगे। एक बेचारा सचिन तो एक अकेला पड़ जाएगा। और एक सीमा हैदर का जो हस्बैंड है ना, वो भी पाकिस्तान में आ गया सऊदी अरेबिया से होकर, तो वो भी एक बॉर्डर पर बॉर्डर पर खड़ा है कि कहीं सीमा हैदर आए और मुझे आपने एक बच्चे थे, उसकी मैंने वीडियो देखी थी इधर, एक वायरल काफ़ी हो रही थी, तो वो भी एक वेटिंग में है। और इंडिया गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि सीमा हैदर को भी ज़रूर भेजें अगर सारे पाकिस्तानी आ रहे हैं इधर। यार देखो ना, एक बहुत सारे हालात ना नॉर्मल हो गए थे, लेकिन इस चीज़ के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई 20-50 साल तक और ये चीज़ें चलेगी, फिर नॉर्मल होगी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन दो तरह की थ्योरीज हैं। एक तो भाई यहाँ के लोग जो है ना, जो मतलब आप देखो ना, बाहर वाले बंदे को उस हिसाब से अंदाज़ा नहीं होता जो मतलब इंटरनली लोग फेस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ठीक है, एक वो एजेंट वाली वो सारी चीज़ें, एक आप अगर जितना डीपली सोचें वो एक चीज़ें आगे चलती चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पे भाई एक जो मैक्सिमम लोग हैं ना, वो इस सिस्टम के सताए हुए निकले हुए। और सऊदीया या दुबई में वो इसलिए नहीं जाते कि वहाँ पे भाई एक इतनी जल्दी नेशनैलिटी मिलती नहीं है, और साथ ही वहाँ पे एक अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए उनको ये आसान है कि हम थोड़ा सा एक कल्चरली वो समझते हैं कि हम एक सेम है, या मतलब एक बहुत सारी चीज़ें एक सिमिलरिटी रखती है। लेकिन उसके बावजूद ये जो आप भाई स्टेप होगा ना, तो उसमें बहुत सारे एक बेचारे रगड़े जाएंगे। और अब देखो बाकी यूरोप में इस तरह का कोई केस आ जाए तो वो भाई इतनी जल्दी बंदे को नहीं निकालते हैं कि उसका मतलब आगे से कोई सीन हो, वो आगे मजबूरी बताए। जिस तरह साइलम एक बहुत बड़ा है, लोग वहाँ पे एक अप्लाई कर लेते हैं वो मतलब मजबूरी के तहत, तो सेम टू सेम इधर भाई अब देखो किस तरह का स्टेप लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तक भाई दे लो कि नहीं सोचा था कि इस तरह एक ढूंढ करके चीज़ें एक सामने आएगी। बाकी शादी वगैरह वाला एक सिस्टम जो है ना, वो एक रूटीन मैटर है। बहुत सारे लोग इधर के उधर से करते हैं, उधर के इधर करते हैं, क्योंकि हर एक मीडिया के ऊपर नहीं आता। लेकिन जो है ना, वो बहुत सारे भाई इस तरह एक वहाँ पे जाके एडजस्ट हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कोई इतनी जल्दी वहाँ से एक निकलने की कोशिश करेगा। और यही एक उसकी कोशिश होगी, या इधर रहे या यहाँ से डायरेक्ट किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाए। क्योंकि अगर वो यहाँ का सताया हुआ है, या क्योंकि हम यार देख रहे हैं, आप कल की मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर है अली जई के नाम से, मतलब वो ट्विटर हैंडल के ऊपर, मतलब इमरान खान की पार्टी का है वो, उसके भाई वो मतलब बाहर बैठ के वीडियो वगैरह बनाता था जो भी एक पॉलिटिक्स के ऊपर, और उसको वार्निंग्स दी गई कि आप इस चीज़ से पीछे हट जाएं, लेकिन नहीं हटा। कल को भाई एक अननोन बंदा आए हैं, उन्होंने उसके भाई को ही एक मतलब टपा दिया। अब कल वो बेचारा रो रहा था, तड़प रहा था कि यार आपकी दुश्मनी मेरे के साथ है, मेरे
घर वालों तो मतलब इस हद तक वो एक कर देते हैं कि अगर आप सिस्टम के खिलाफ थोड़ा बोलेंगे या एक रियलिटी सामने लेके आएंगे तो वो भाई किसी को नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं और यही एक जो है ना वो यहाँ का एक जो लोगों के अंदर एक नफरत है। बाकी भाई ये चीज़ें जो है ना वो एक अब जो मर्जी बंदा करता रहे ना कि भाई नहीं ये ज़्यादती है भाई, अभी तक तो उधर वहाँ पे कोई किसी किस्म का एक जो है ना वो सेंसिटिविटी जो पाकिस्तानियों के साथ नहीं निपटी जाएगी। फिलहाल तो एक रगड़ा ही लगेगा। अब देखो आगे क्या होता है। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।